गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले जो भी क्लास हमारी हुई है उसमें मैंने आपको आर्मी एंड फोर्सेस के बारे में बताया था, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था। तो आज जो पॉइंट्स हिस्ट्री के आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में कुछ लोग ये मानते थे पहले कि सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है, वैदिक सभ्यता, ठीक है। पहले लोग ये मानते थे कि सबसे पुरानी सभ्यता है जो वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता से पुरानी सभ्यता भी वो कौन सी है, उसके बाद रिसर्च हुई, वो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहले यही बनता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है जो ये सबसे पुरानी सभ्यता है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। यदि आपसे पूछते हैं कि इसको और किस नाम से जाना जाता है तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको बोल देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है तो वो आ जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी खोज, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो इसके बारे में जो खोज की थी सबसे पहले वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब इसकी खोज की थी, 1921 में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यदि इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज है जो वो किसने की थी, इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने कब की थी इसकी खोज, 1922 ईस्वी में। तो दो फैक्ट हैं बच्चों यहाँ पर, दोनों आपने याद रखने हैं। यदि हड़प्पा की बात करते हैं कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी, 1921 में। यदि बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1922 ईस्वी में। और किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थान है, जो मोहनजोदड़ो है जो ये जो स्थान था ये कहाँ पर मिला था, ये मिला था लरकाना में। लरकाना जो शहर है ये वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। अब बात करते हैं हड़प्पा की। जो हड़प्पा नामक स्थान है ये भी कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में। दोनों ही स्थान कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ गए हैं, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सेकंड है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो साइन है, सिंबल है, वो कौन कौन से मिले हैं। आप लोग अपने घरों में स्वास्तिक का साइन देखते होंगे। तो जो स्वास्तिक का साइन था, स्वास्तिक का साइन कैसे होता है, इस टाइप का, ठीक है। ये कौन सा साइन होता है, स्वास्तिक का साइन होता है। ये जो साइन था ये कहाँ से मिला था हमें, सैंधव सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो बन जाता है आपके पास में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, किस धातु के बारे में परिचित थे, किसे जानते थे, वो तांबे के बारे में, ठीक है। लोहे का इनको नहीं पता था तो ये धातु किसके बारे में जानते थे, तांबे के बारे में। यदि बात करते हैं कि कपास की खेती, कपास की खेती है जो इसके साक्ष्य हैं सबसे पहले हमें कहाँ से मिले हैं, इसके जो साक्ष्य हैं सबसे पहले हमें कहाँ से मिले हैं, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों स्थानों को छोड़कर जो मैंने पाकिस्तान के बताए हैं हड़प्पा और लरकाना, इन दोनों को छोड़कर जो इसके साक्ष्य हैं और किन किन स्थानों से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों ने नोट करना है साथ साथ। सबसे पहले बात करते हैं रंगपुर की।
रंगपुर स्थान है और लोथल स्थान है। ठीक है, भारत में किन किन स्थानों से इसके साक्ष्य मिले हैं? रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल दोनों स्थान वर्तमान में कहाँ पर हैं? गुजरात में। ठीक है, ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? गुजरात में। यदि बात करते हैं कालीबंगा की, कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिले हैं और ये स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। और उसके बाद बनावली, ये हिसार के पास पड़ता है गांव बनावली। और हिसार कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा का जिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मुख्य स्थान है जहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन कौन से फैक्ट आप कि रंगपुर से क्या मिला है हमें, उसके बारे में बता देती हूँ मैं। रंगपुर और लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। यदि बात करते हैं कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, चावल के एविडेंस हैं जो हमें कहाँ से मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। यदि बात करते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, इसलिए काले रंग की चूड़ियाँ। अब बात करते हैं कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का जो काम है, जो कार्य हुआ था, वो कहाँ पर होता था? उसके जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाना। ठीक है, और जो मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने हैं जो, वो कहाँ से मिले हैं? हल, मिट्टी के खिलौने, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हिसार से, ये मिले हैं हिसार से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने पढ़ना है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। ठीक है, वैदिक सभ्यता जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो, वो आ जाता है आपके पास आर्यों के बारे में। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे? यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख रही हूँ मैं, वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे? ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। यदि बात करते हैं कि आर्य भारत में आकर सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे? ठीक है, सबसे पहले आए भारत में किस स्थान पर आए थे? सबसे पहले ये पंजाब में। ठीक है, आर्य हैं जो भारत में सबसे पहले कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए? वो आए थे पंजाब में। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता में वेदों के बारे में पढ़ोगे आप लोग कि जो वेद हैं हमारे वो कितने हैं। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब वो वेद कौन कौन से हैं? यदि बात करें, सबसे पहले आ जाता है आपके पास में ऋग्वेद, सेकंड नंबर पर आ जाता है आपके पास यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपके पास सामवेद, एंड लास्ट जो आएगा आपके पास वो है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है जो आपका, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है गायत्री मंत्र है, जो विद्या का जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। एक मंत्र आता है शांति पाठ में यूज किया जाता है, वो मंत्र कौन सा है? अस्तो मां सदगम्या। तो जो ये मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, और अस्तो मां सदगम्या जो ये मंत्र है ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। ऐसा कौन सा वेद है जो 2 भागों में बांटा गया है? तो उसका आंसर जो आएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो 2 भागों में बंटा हुआ है, 2 भागों में बांटा गया।
उसके बाद बात करते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें हम संगीत के बारे में पढ़ते हैं, म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास सामवेद। संगीत गान जो हमारे संगीत के 7 सुर हैं उनको सभी को आप किस में पढ़ोगे, सामवेद में पढ़ोगे। अब जो लास्ट में आपके पास आता है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जाना जाता है आधुनिक वेद के नाम से, आधुनिक वेद के नाम से। यदि बात करते हैं जो भी कर्मकांड घरों में करते हैं, जादू टोना जो भी सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ किस में आता है, अथर्ववेद में आता है। ठीक है, कर्मकांड जादू टोना ये किस वेद में लिखा गया है, अथर्ववेद में। ठीक है, जैसे वेद होते हैं इसी तरीके से उपनिषद होते हैं। वेदों और उपनिषदों में डिफरेंस क्या है, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। वेद वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। उपनिषद वो होते हैं जब संस्कृत भाषा को, सभी को तो संस्कृत नहीं आती ना, जब उपनिषद वो होते हैं जब संस्कृत भाषा को सरल लैंग्वेज में, आसान भाषा में लिखा गया है ना, तो उसको बोलते हैं उपनिषद। वेदों को गुरु जानते हैं, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा जब देते थे वो किससे देते थे, उपनिषद से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपनिषद से निकल कर आता है वो आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है हमारा, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ये किस से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महाकाव्य की। ठीक है, महाकाव्य तो सबसे पुराना जो महाकाव्य है वो कौन सा है, सबसे पुराने महाकाव्य की बात करती हूँ मैं। सबसे जो पुराना महाकाव्य है वो कौन सा है, रामायण। ठीक है, सबसे जो पुराना महाकाव्य है वो कौन सा है, रामायण। इसका जो लेखन था, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, इसके जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो हैं इसके रचयिता हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़े महाकाव्य की। सबसे बड़ा महाकाव्य ये कौन सा है, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है, महाभारत है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन हैं, इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। कुछ बुक्स में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि महाभारत है जो, इसका पुराना नाम क्या था। इसका जो पुराना नाम था वो था जय संहिता। महाभारत का जो पुराना नाम था वो था जय संहिता। आप लोगों ने अपने इतिहास में एक कहानी छोटी सी सुनी होगी, उसमें क्या कहा जाता था कि जो महर्षि वेदव्यास थे, जब इसका लेखन किया गया महाभारत का, तो उस समय इन्होंने गणेश जी को बोला था कि आपने इसका लेखन करना है। और जो गणेश जी थे उन्होंने क्या किया था, अपने दंत को तोड़कर जो महाभारत है इसकी शुरुआत की थी। तब इसका नाम महाभारत नहीं था, तब इसका नाम क्या था, जय संहिता। ठीक है, तब इसका नाम जय संहिता था। तो जब, लेकिन उसके बाद महाभारत कैसे बना, हम लोग अपने इतिहास की कहानियाँ सुनते हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात है, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात है, विक्रमादित्य की बात है, जितने जितने हमारे सम्राट हुए हैं इतिहास में उनके बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं। तो वो जो प्रचलन था ना वो तब से हो गया था जब जय संहिता लिखी गई थी। ठीक है, गणेश जी ने इसको लिखना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग कभी भी युद्ध करने के लिए जाते थे ना, तो अपने साथ एक व्यक्ति को रखते थे और उस व्यक्ति को क्या, उसके पद को क्या बोलते थे, सूत। ठीक है, उसके जो पद को क्या बोला जाता था, उसकी पोस्ट को क्या बोला जाता था, सूत बोला जाता था। वो क्या करता था, युद्ध क्षेत्र में जाकर कभी लड़ता नहीं था, वो सिर्फ देखता था उस युद्ध को कि युद्ध कैसे हो रहा है, हमारा राजा है जो वो क्या कर रहा है, कैसे लड़ाई लड़ रहा है। तो वो क्या करता था, उसने एक स्टोरी लिखनी शुरू कर देनी थी, एक बुक में स्टोरी लिखता था वो, उसमें अपने राजा की महिमा का बखान करता था। ठीक है, तो जितने भी राजे महाराजे हुए थे उन सभी ने क्या किया, अपने राजा की, अपने सम्राट की महिमा का बखान किया। ठीक है, तो उनका बखान जो इकट्ठा हो गया, सभी ने अपने अपने राजा के बारे में लिखा,
तो उन सब को इकट्ठा करके एक बुक बना दी, ठीक है, और उसको ऐड किस में कर दिया, जय संहिता में। तो ये प्रोसेस चलता रहा। तो इस तरीके से जो श्लोक थे ना वो बढ़ते गए और इस जय संहिता का जो नाम है वो नया नाम क्या रख दिया गया, महाभारत। तभी इसको बोला गया है सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, क्योंकि ये प्रचलन ऐसे ही चलता रहा कंटिन्यूसली। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, वो है महाभारत। यदि पूछा जाए कि महाभारत का जो पुराना नाम था वो क्या था, वो था जय संहिता। और यदि पूछा जाए कि इसके जो रचयिता थे, ठीक है, वो कौन थे, महर्षि वेदव्यास। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी जो शुरुआती लेखन था वो किसने किया था, वो किया था श्री गणेश जी ने। श्री गणेश जी ने इसका शुरुआती जो लेखन था वो किया था, ठीक है। तो ये आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये पता होने चाहिए, और इनमें से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके पास कोई डीपली नहीं पूछेंगे क्वेश्चन से। आर्मी, जीडी, क्लर्क, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, और इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छे से रीड करना है और लिखना है। इनको लिखने के बाद में जो भी मैं असाइनमेंट देती हूँ उसको आपने वीडियो देखने के बाद में सोल्व भी करना है। ओके बच्चों, इसका असाइनमेंट आपको कल मिल जाएगा और आपने इसको अच्छे से सबमिट करना है फिर। ओके, थैंक यू सो मच।